हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि मैडम जो आरबीटी का जो पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि अचीवर्स से मिला हुआ है, आरबीटी का प्रैक्टिस सेट, उसके जो है जो भी रीजनिंग का सेक्शन है, जो भी मैथ का सेक्शन है, वो जितने भी क्वेश्चन है गाइस करवा दो। तो आप सबकी डिमांड पे मैं सबसे पहला जो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर जो कि मैथ का लेकर आई हूं। तो गाइस, ये जो भी सॉल्यूशन है आप देख लेना, आप सभी के सामने, आप सभी ने खरीदा हुआ होगा ये मॉडल टेस्ट पेपर। ये देखिए, सभी को पता है ये वही क्वेश्चन है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके बीच में आप सभी को डाउट्स आते हैं। तो गाइज, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, आज मैं आपके सामने एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप सबने क्या सॉल्यूशन किया है वो भी देख लीजिएगा, और जो भी ऑप्शन है, आंसर है, आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। एस्टेट 2022 वाले स्टूडेंट्स जल्दी से रेडी हो जाएं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से 12 का औसत जो है वो 14 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम खोजें। इसमें गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, आई होप सभी को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, वैसे मैं चाहती तो थी आपकी क्लास लाइव लूं, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डेड कर दी। आगे से जितने प्रैक्टिस सेट है वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी आपको। ये देखिए, 25 परिणामों का औसत 18 है। गाइज, आपको जब 25 परिणामों का औसत 18 है ना, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो कुल परिणाम कितने हैं, टोटल। जब हमें टोटल निकालना होता है ना, तो गाइज हम करते हैं 25 गुना 18। ठीक है, क्योंकि औसत 18 है। 25 चीजें हैं, उसका औसत 18 है। अगर हमें कुल निकालना हो तो 25 गुना 18 करना पड़ेगा। और जब मैं 25 गुना 18 करूंगी तो आप करके देख सकते हैं, मेरे पास आएगा गाइस 450। ठीक है, उसके बाद लिखा है उनमें से 12 का औसत 14 है। 12 वस्तुएं हैं, उनका औसत 14 है। अब मैं ये देखती हूं कि जो 12 हैं उनका औसत कितना है, 14। इसका मतलब यहां पर भी कुल निकालेंगे 12 गुना 14। जब मैं 12 गुना 14 करूंगी तो मेरे पास आएगा 168। गुना जमा घटा आपको सभी को करना आता है, आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, तो 12 वस्तुएं, 12 वस्तु का औसत 14 है, इसका मतलब कुल कितना हो गया, 168। उसी तरीके से गाइस 12 परिणामों का औसत 17 है। जो बाकी बचे हुए और हैं 12, उनका जो औसत है वो 17 है। इसका मतलब 12 गुना 17 करूंगी, इसको आप गुना करके देख सकते हो, आपके सामने आएगा 204। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपके पास टोटल तो दिया हुआ है 25 वस्तुओं का जो टोटल जो औसत है वो 18 दिया हुआ है, जिसमें से मैंने 12 का लिया है, 168 टोटल बनाया। उसमें से ये देखो 12 वस्तु का औसत ये है, बाकी 12 का ये है। इसका मतलब 12 12 24 हो गए। हमारे पास यहाँ कुल दिया है 25 का, लेकिन यहाँ पर 12 लिया, यहाँ पर 12 लिया। इसका मतलब अभी एक वस्तु पेंडिंग है। अब वो जो एक वस्तु है, इन्होंने यही पूछा कि 13वां जो है उसका परिणाम खोजें। इसका मतलब जो बाकी पेंडिंग बचा है उसी के बारे में डिस्कस किया गया ना। ठीक है, तो आपको गाइस क्या करना है, ये 25 वस्तुओं का है और ये 24 वस्तुओं का है। सभी को पता है ना, पहली 12 का औसत 14, फिर अगली 12 का औसत 14, इसका मतलब एक बच गई। आपने क्या करना है, इसको टोटल कर देना है। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके सामने कितना परिणाम आएगा भाई, आपके सामने कितना परिणाम आएगा, 372 आएगा। ठीक है, 372। इसका मतलब जो आपका कुल है वो है 450, और उसमें से गाइज अगर आप 372 को लेस करेंगे, देन ऑफ कोर्स ही बात है, आपके सामने क्या आंसर आएगा, 78। अब आप ये 78 देख सकते हैं, आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है। देन होपफुली ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सेटिस्फाई होता जो है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप पीछे भी चेक कर सकते हैं, जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं बढ़ती हूं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, एक आदमी की आयु अब उसके बेटे की आयु की 3 गुना है। ठीक है, देखो, आदमी की आयु बेटे की आयु की 3 गुना है। इसका मतलब यहां ले लो आदमी, यहां ले लो उसका बेटा। आदमी की 3 गुना है ना, इसका मतलब बेटे की आयु लेट करो कि x वर्ष है, तो आदमी की कितनी होगी, 3x वर्ष, क्योंकि उससे 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 15 साल बाद क्या होता है, यह उसके बेटे से 2 गुनी हो जाएगी 15 साल बाद। इसका मतलब 3x
प्लस 15 करो, क्योंकि इसकी आयु में भी 15 साल इंक्लूड होंगे और बेटे की आयु भी तो 15 साल बढ़ेगी ना, दोनों की आयु 15-15 साल बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद ये लिखे जब 15 साल होते हैं ना, तो 15 साल बाद यह उसके बेटे से 2 गुना हो जाएगा। अब बेटे से 2 गुना होने का मतलब ये है कि ये जो आदमी है ये बेटे से 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूंगी तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है। और इक्वल रखने के लिए क्या करना होता है, देखो 2 गुना तो ये हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बेटे को 2 गुना करना है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 गुना कर दूंगी तो इसके इक्वल नहीं रख पाऊंगी। ये चीजें आप चौथी पांचवी में भी पढ़ते थे अपने स्कूल के, कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको इक्वल रखना है तो दोनों तरफ समान होना चाहिए। इक्वल का साइन ये कहते हैं कि दोनों को समान रखो। अगर मैं इसमें 2 गुना कर दूंगी तो इससे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसी वजह से मैंने 2 गुना यहां पर किया है, ठीक है। और जब मैंने इसको 2 गुना कर दिया, उसके बाद अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 3x + 15 इज इक्वल टू 2x + 30, ठीक है। अब यहाँ पर 3x - 2x आ गया, 30 - 15 आ गया। इक्वेशन तो सभी को बचपन से सॉल्व करनी आती है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु है ना, क्योंकि बेटा क्या था, x, और x की आयु निकली है जो कि मेरे पास निकली है 15 वर्ष। देन आप इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो देकर सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। उसके बाद मैं चलती हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाती हूँ ना, उसमें यहाँ पर मैंने यही बताया है, ट्रिक बताई है छोटी सी। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 क्रय मूल्य नहीं है, 4 वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ इस जो भी वस्तुएं हैं उसके साथ क्रय मूल्य लिखा गया ना, तो आप एक काम करो, 4 को विक्रय मूल्य मान लो, ठीक है। क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय बना दो, मतलब हो गया ये एसपी। उसके बाद 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 3 को आप क्रय मूल्य बना लो, जिसको आप सीपी कह सकते हो। इसका मतलब कोई चीज 3 रुपए की है, उसको 4 रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 100/3 आएगा, और 100/3 को सोल्व करेंगे देन 33/3% आएगा। देन ऑफ कोर्स ये बात है, मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गाइस प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूं। देखिए गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 64 दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए। एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है और बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहली बात है, जो 1/3 है ना, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, यही मेन बात है इस क्वेश्चन की। इन्होंने लिखा है जो ए है 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, इसका मतलब 1/3 भाग कितने दिनों में करता है भाई, 5 दिनों में। 5 दिनों में आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 भाग निकालना है। तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है 5 × 3 तो 15 दिनों में करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल निकालना है 1। उसके बाद लिखा है जो बी है 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, तो जो बी है वो 2/3 भाग कितने दिनों में करता है भाई, 10 दिनों में। 10 दिनों में तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, सिंपली सी बात है 10 × 3/2 हो जाएगा। और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 सेकेंड 2 पंजे, ये तो 1 सेकेंड यहाँ पर क्या मिस्टेक, हाँ 2/5 है, मैं वही कह रही हूँ यहाँ क्या गड़बड़ हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना में 5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 25 दिनों में, ठीक है। अब आपने वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे कि आप पहले किया करते हो। जैसे आप यहाँ पर लेते हो ना कि ए जो है वो एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और जो बी है वो काम को 25 दिनों में कर सकता है। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ये जो एलसीएम है यहाँ पर 75 आएगा, आप सभी को पता है 75 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों पर कट सकता है, तो इसको हम हमेशा टोटल वर्क कहते हैं, कुल कार्य। मतलब उन दोनों ने मिलकर 75 रुपए कमाने हैं। ये एक दिन में कितने कमाएगा, बेसिक्स आप देख सकते हो, मैंने सभी को कराया 5 रुपए। और ये कितने कमाएगा, 3 रुपए। ये इनका 1 डे वर्क है। 1 डे वर्क मतलब ये एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 5 रुपए कमाता है, बी एक दिन में 3 रुपए कमाता है। अब इन्होंने ये कहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं, 8 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब 8 रुपए कमाते हैं ए प्लस बी, जो आएगा वो आएगा एक दिन में। तो 1 रुपया कमाएंगे 1/8, इसीलिए मैं इनको कुल कार्य कितना करना है 75।
तो इसको 75 से गुना कर दो। ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप इसको सोल्व करोगे ये देखो ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 9 सही 3/8 दिन में। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, ये देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बढ़ती हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 65। एक वस्तु 65वां क्वेश्चन देखिए 65। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अब गाइस हमें ये तो पता नहीं है कि उसका क्रय मूल्य कितना है और अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इन्होंने लिखे है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अंकित मूल्य जो कि MRP होता है ना उसको मैं 100 मान लेती हूँ। ठीक है, जब मैं उसको 100 मानूंगी तो उसके बाद जो क्रय मूल्य है मतलब जो CP है वो उसका कितना है 64 है, तो मैं इसको 64% मान लेती हूँ। इसका मतलब जो मेरा CP जो क्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा गाइस 64 निकलेगा। अब ये कह रहे हैं यदि 12% छूट की अनुमति है। आप सभी को पता है कि जो छूट होता है डिस्काउंट होता है वो हमेशा MRP पे निकलता है, अंकित मूल्य पे निकलता है। इसका मतलब मेरा अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, और उसके ऊपर जो मैं डिस्काउंट निकालूंगी 12%, इसका मतलब मेरा डिस्काउंट कितना आएगा 12। अब ये जो 12 डिस्काउंट आया है इसका मतलब मैं उस चीज को कितने रुपए में बेच रही हूँ, मतलब 100 रुपए उस पे MRP है, 12 रुपए उस पे डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 88 रुपए SP हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो मतलब चीज खरीदी 64 रुपए की और उसको बेचा कितने में है 88 रुपए में बेचा है। इसका मतलब उस पे प्रॉफिट कितना हुआ, ये देखो 64 हो गया CP और 88 हो गया SP। इसका मतलब इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 88 में से 64 घटा दो, ये कितना आ गया 8 में से 6 गया 2 आ गया, इसका मतलब 24 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सीधी सी बात है 24 के नीचे क्या करेंगे 64 रखेंगे और गुना में करेंगे यहाँ पर 100। जब मैं इसको सोल्व करूंगी देन सिंपली सी बात है, आप इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37 सही 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करके देख सकते हैं आप, इस पे कैंसिल कर लेना 2 पे 4 पे, तो आपका जो आंसर आएगा मैंने खुद निकाल के देखा है 37 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 37.5 जो है यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब मैं आ चुकी हूँ गाइज मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। किसी दौरे पर एक आदमी पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर घंटा और अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा पर यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है। अब सबसे पहले आप ये देखो, आपके सामने डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी ये कितनी दी है, ये दी 160 किलोमीटर। ये कह रहे जो 160 किलोमीटर की जो यात्रा है ना वो कितने घंटे में पूरी की जाती है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो स्पीड है ना गति है वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सभी को पता है जो टाइम निकालते हैं, जो समय निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ये जब करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये जो भी है, जो भी आदमी है, ट्रेन है, जो भी है, ये कितनी देर में कहाँ पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने लिखा है जो अगला 160 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर पर घंटा पर यात्रा करता है। इसका मतलब अगली यात्रा जो 180 किलोमीटर की लिखी है उसके लिए स्पीड कितनी रखी है इन्होंने 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब टाइम कितना होगा 160/80। अब हमने क्या करना है, इसको पहले तो सोल्व करना है। ये 10 पे कैंसिल होगा, ये देखो ये आ गया 5/2, 5/2 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर 2/1 आएगा। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है। मैं आप सभी को बता दूं एवरेज स्पीड निकालनी है आपने, एवरेज स्पीड जिसको हिंदी में गाइस कहा जाता है औसत गति। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी अपॉन में टोटल टाइम मतलब कुल समय। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है ना। सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के बीच में हमें टोटल डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है। देखो 160 ये 160 ये, तो टोटल कितना हो गया गाइस 320 हो गई। उसके नीचे टोटल टाइम लिखा है, टोटल टाइम ये देखो ये वाला टाइम है 5/2 और ये वाला टाइम कितना है 2, ये आ गया 2/1। इसका मतलब मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये कितना आएगा 9/2 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करूंगी 320 2/9 हो जाएगा, आपके यहाँ पर आएगा 640/9। और जो 640/9 है आप इसको जब आप सोल्व करेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना ये वाला 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आएगा 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका गाइस आंसर आएगा, करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है रोशन ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 का निवेश
3 वर्ष की अवधि के लिए किया और 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिली होगी। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो आप सभी को क्या करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले ये देखें कि दर की परसेंट कितनी दी है, 10% दी है। और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। सभी को पता है इस बात का, ठीक है। जब भी आपने चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करना हो ना, मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं कह रही, जब सोल्व करना हो ना, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जैसे कि जितने वर्ष लिखे हैं ना उसके हिसाब से अपने स्क्वायर क्यूब बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए लिखा है, तो पहले लिखिए 10 से 11 हुई, मतलब कोई भी चीज 10 है वो 11 हो गई, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगाना, ये ट्रिक है। उसके बाद लिखिए फिर हुई वो 100 से 121। अगर ये 2 वर्ष के लिए दिया होता तो मैं 100 से 121 तक रुक जाती, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष लिखा है। लेकिन फिर से मैं अब इसका क्यूब बनाऊंगी, पहले ये खुद लूंगी, फिर इसका स्क्वायर बनाऊंगी, फिर इसका क्यूब बनाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1000 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1331। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इन्होंने यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया, 10,000, लेकिन मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, 1000। इसका मतलब इस 10,000 को इसके इक्वलेंट्स रखेंगे तो कितना टाइम्स बनेगा इसका, 10। तो जितना टाइम्स यहाँ पर गुना किया है उतना ही टाइम्स आप यहाँ पर गुना करें, देन आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 13310। आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है, 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपने इसमें पता क्या करना है, ये देखो मैंने इसका आंसर भी देखा था कि ये इसमें क्या कह रहे हैं। आपने गाइज इसमें क्या करना है, आपकी इसका जो पीछे आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आप कहोगे कि मैडम आप इसको आंसर लेके करवा रहे हो, नहीं, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये देखो आपने क्या करना है, इन्होंने लिखे ना 4 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से पूर्णतः विभाजित का मतलब ये, आप इसके बीच में 88 को ऐड करके देख सकते हो, फिर इसको 88 से भाग भी करके देख सकते हो। और ये एक ऐसी संख्या ऑप्शन नंबर 3, जब आप इसको करके देखोगे ना, आप इसको 88 से भाग करके देखना, देन आपका ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका आंसर है ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद मैं आपका लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, पेज फिल हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 ले लियो। क्वेश्चन नंबर 70 में गाइस ये है, एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। वृत्त के परिमाप मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये होता है गाइस 2πr। और उसके बाद जो आयत का परिमाप होता है, मतलब पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2l+b, मतलब लंबाई जमा में चौड़ाई। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों समान है, इसके कहने का मतलब ये कि 2πr = 2l+b, ये है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो आयत की भुजाएं हैं वो ये थी। आप सभी को पता है जो पाई होती है वो 22/7 होती है। यहाँ पर r रेडियस की वैल्यू तो दी नहीं है, उसके बाद l और b की वैल्यू दी है, एक दी है 18 और एक दी है गाइस 26, ठीक है। जब मैं इसको जमा करूंगी देन सिंपली सी बात है, मेरे पास कितना आएगा, ये देखो मैं करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 44 आ जाएगा, 44/7 r आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा 88, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेना, ये से कैंसिल हो जाएगा और जो रेडियस आएगी, r की वैल्यू आएगी, वो आपके सामने आएगी 14। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को पता होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो मतलब वो होता है, ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है गाइस, मतलब कहने का जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो होता है πr²। इसका मतलब पाई तो हो गई 22/7 और r की वैल्यू कितनी होगी, 14 × 14, क्योंकि डबल r² है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 616। अब जो 616 है मुझे ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सेटिस्फाई होता दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को मॉडल टेस्ट पेपर RBT के 1 का जो सोल्यूशन है, जो कि मैथ्स का सोल्यूशन है, वो अच्छे से मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।